नई मशीन है जिसके बारे में आप आज पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सीटी स्कैन और एमआरआई और पेट स्कैन के दरमियान फ़र्क क्या है। बारे में कहा जाता है कि कैंसर जो है शुगर को पसंद करता है, शुगर खाता है। पेट स्कैन के अंदर जो एरिया चमकेगा वो एरिया कैंसर का अलाइव है, जिंदा कैंसर की जगह है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये वैलिड क्वेश्चन है कि भाई डायबिटिक पेशेंट भी तो कैंसर के पेशेंट जी जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेटफॉर्मिन देखा होगा कि लिखा जाता है कि अगर ये कोई टैबलेट ले रहे तो बंद कर दें। चल आप इसको कह सकते हैं कि चलता फिरता छोटा सा बॉम्ब है। अगर आपके घर में कोई हामला खातून है तो आप कोशिश करें 6 से 8 घंटे उसके पास ना बैठें, बच्चों को आप अपने पास ना आने दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक की पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे पेट स्कैन से मुतल्लिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब तसव्वुर करें कि एक मरीज़ है जिसके जिस्म में कैंसर है। अब वो उस जाता है एमआरआई और सीटी स्कैन करवाने, इतनी जदीद मशीनरी है। जब उसकी रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है कि सब कुछ क्लियर है। उसके घर वाले जो हैं वो खुशी से रोने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही 4 माह गुजरते हैं वही मरीज़ खून की उल्टियाँ करता हुआ आता है और पता चलता है कि उसका कैंसर जो है वो उसके जिगर से लेके हड्डियों में फैल चुका है। अब एक आम इंसान जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसने इतने पैसे लगा के सीटी स्कैन भी कराया, अल्ट्रासाउंड भी करवाया, तो ऑन्कोलॉजिस्ट फिर उसको पेट स्कैन की तरफ भेज देता है। सीटी स्कैन और पेट स्कैन में क्या फ़र्क है? ये एक नई मशीन है जिसके बारे में आप आज पूछ रहे हैं। पेट स्कैन से कहते हैं। जी। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कहते हैं। बेसिकली सीटी स्कैन भी टोमोग्राफी है, लेकिन ये पॉजिट्रॉन है और वो सिंपल सीटी स्कैन है। ठीक है। दोनों के अंदर मैकेनिज्म में डिफरेंस है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सीटी स्कैन और एमआरआई और पेट स्कैन के दरमियान फ़र्क क्या है। सीटी स्कैन और एमआरआई जो है वो बेसिकली हमारे जिस्म की एनाटमी यानी कि जो हमारे अंदर का स्ट्रक्चर है, अगर आप देखें शहर है उसके ऊपर जब हम मैप खोलते हैं देखते हैं कि यहाँ पे घर बने हुए, यहाँ पे सड़कें हैं, बिल्कुल। यहाँ पर कोई नहर बह रही है, यहाँ पर कोई पार्क बना हुआ है। इसी तरह सीटी स्कैन और एमआरआई जो है वो भी इंसान के जिस्म के अंदर की हमें एक पिक्चर बनाकर देती है, जिसको हम 3D फॉर्म में देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पे गुर्दे पड़े हैं, यहाँ पे जिगर पड़ा है, यहाँ पर हमारा हराम मग्ज़ है, यहाँ से खून की शिरानी गुजर रही है, यहाँ पर मैदा है, यहाँ पर फेफड़े हैं, यहाँ पर दिल है। तो बेसिकली वो एक तो हमें लोकेशन बताता है कि कहाँ कहाँ चीज़ें पड़ी हैं और इनके अंदर मौजूद कोई एबनॉर्मल ग्रोथ जिसको हम कैंसर कह सकते हैं, ट्यूमर कह सकते हैं, वो अगर पड़ी होती है तो उस लोकेशन के मुताबिक बताया जाता है कि इस एरिया के इस दाएं बाएं या ऊपर या नीचे कोई ऐसी ग्रोथ पड़ी है जिसको हम कैंसर कहते हैं। क्या? दूसरे नंबर पर सीटी स्कैन कैसे डिफरेंशिएट करता है कि ये नॉर्मल टिश्यू है या नॉर्मल टिश्यू। तो सीटी स्कैन में और एमआरआई में आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं जी हमें कंट्रास्ट के साथ सीटी स्कैन किया गया, एक कोई इंजेक्शन लगाया गया उसके बाद सीटी स्कैन होता है। वो कंट्रास्ट जब किया जाता है तो वो कंट्रास्ट नॉर्मल टिश्यू जो है वो खून के अंदर शामिल होता है और जिस्म के सारे हिस्सों में जाता है। तो होता क्या है कि चूंकि कैंसर के बारे में हमने पहले बताया कि ये खून चूसता है और उससे ये अपनी खुराक पूरी करता है, तो इसके अंदर से वो कंट्रास्ट ज़्यादा गुजरता है, तो हम उसके अंदर पिक्चर बनाते हैं बिफोर कंट्रास्ट और आफ्टर कंट्रास्ट की, और उससे हमें आइडिया होता है कि ये जगह जो है ये ज़्यादा कंट्रास्ट ले रही है, ये नॉर्मल ले रही है, तो ये अब नॉर्मल जगह हो सकती है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस हम लाकर देखते हैं जिससे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है। एमआरआई के अंदर हम देखते हैं तो एमआरआई के अंदर हम एक मकनातीसी फील्ड क्रिएट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको सॉफ्टवेयर जो है ना वो कन्वर्ट करता है लैंग्वेज के अंदर, जो कि हमें स्ट्रक्चर बना के देती है। वो सीटी स्कैन से और फाइन हो जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम पेट स्कैन पर। पेट स्कैन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक आइसोटोप या फिर रेडियो एक्टिव मेडिसिन है, इंजेक्शन तैयार किया जाता है, वो इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद हम एक खास किस्म का सीटी स्कैन है जिसको हम पेट सीटी स्कैन कहते हैं, उसके ऊपर हम फिर पेशेंट का जो है वो स्कैन करके वो पूरे उसके जिस्म की एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं। होता ये है कि कैंसर के बारे में कहा जाता है कि कैंसर जो है शुगर को पसंद करता है, शुगर खाता है। तो हम क्या करते हैं कि पेट स्कैन के अंदर एक एफडीजी हम एक मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं जिसके अंदर हम ग्लूकोज को हम रेडिएशन देके उसको एक आइसोटोप बना देते हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स बना देते हैं। जब हम उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को इंजेक्शन की फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो पूरी बॉडी में जाता है। उस पेशेंट को थोड़ी देर बिठा दिया जाता है, वो जो पूरे जिस्म में रेडियो एक्टिव सोर्स घूमता है खून के जरिए। तो बेसिकली क्या होता है कि जिस्म के अंदर जहां जहां ग्लूकोज है वहां वहां वो चला जाता है।
क्योंकि हमने उसको अटैच ही ग्लूकोज के साथ किया हुआ है। सही सही। तो जब हम उसको इंजेक्ट करने के कुछ देर बाद जब हम देखते हैं कि पूरी जिस्म में ये घूम फिर चुका है और हर सेल में जा चुका है, तो हम उस पेशेंट को ले जाकर पेट सीटी स्कैन जो है उसके ऊपर जाकर उसका स्कैन करते हैं। अब होता क्या है कि उसके अंदर पॉजिट्रॉन एमिशन होती है। ये एक फिजिक्स का मेथड है कि पहले हम उसको इंजेक्ट करते हैं तो उस वक्त उसी मैकेनिज्म को रिवर्स किया जाता है पेट स्कैन पर। तो वहां पर वो फिर पॉजिट्रॉन एमिशन से जो पिक्चर बनती है वो क्या करती है कि जहां जहां पर कैंसर के सेल्स होते हैं वो इस एफडीजी को चूस लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज के साथ अटैच होती है और कैंसर सेल जहां से भी ग्लूकोज गुजरता है उसको अपनी तरफ कैप्चर कर रहा होता है। ठीक है। तो ग्लूकोज को जैसे कैप्चर करता है वो ज्यादा, तो वो रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो वहां पर ब्लिंक करता है, चमकना शुरू हो जाता है। नॉर्मल टिश्यू जो है वो उस ग्लूकोज को नहीं ले रहा, क्योंकि नॉर्मल टिश्यू को तो ग्लूकोज नहीं चाहिए जैसे कैंसर ले रहा है। जी जी। तो इस तरह वहां पर एक आप कहने के रेड कलर का स्पॉट बन जाता है जो चमकना शुरू होता है, और वो पेट स्कैन की मशीन के जो इमेज लेते हैं उसके ऊपर हमें वो डिफरेंट जगह पर चमकते हुए रेड स्पॉट्स मिल जाते हैं, जो हम बताते हैं कि ये वो जगह है जहां पर कैंसर पड़ा है। सही। इसके बाद फिर वही क्वेश्चन आपका कि सीटी स्कैन एमआरआई जब करा लिया तो पेट स्कैन की जरूरत क्यों पड़ी? सीटी स्कैन हमें सिर्फ ये बताता है कि ये ट्यूमर पड़ा है, ठीक ये नॉर्मल स्ट्रक्चर पड़ा है, ये ट्यूमर का साइज बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ये अंदर इसके कंट्रास्ट जा रहा है, बाहर कंट्रास्ट नहीं जा रहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएगा। लेकिन सीटी स्कैन हमें सिर्फ ये शक डाल देता है कि शायद ये ट्यूमर जो है ना पड़ा है, शायद ये ट्यूमर खत्म हो गया। पेट स्कैन के अंदर जो एरिया चमकेगा, जिस एरिया के अंदर वो रेड कलर का स्पॉट बनेगा, वो एरिया कैंसर का अलाइव है, जिंदा कैंसर की जगह है। ठीक है। जो एरिया ब्लिंक नहीं कर रहा वहां पर समझे अगर कैंसर की रसोली पड़ी भी है वो डेड है, उसके अंदर जान नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी गिल्टियां हैं जिनके अंदर कैंसर खत्म हो चुका होता है, ट्रीटमेंट के बाद वो गिल्टियां खत्म नहीं होती, तो सीटी स्कैन हमेशा हमें कहता है कि गिल्टी पड़ी है, लिम्फ नोड पड़े हैं, शायद कैंसर बाकी पड़ा हुआ है। लेकिन पेट स्कैन कहता है कि जो भी गिल्टी पड़ी है इसके अंदर चूंकि वो चमक नहीं आ रही, वो रेड स्पॉट नहीं बन रहा, इसलिए ये जो गिल्टी है ये डेड गिल्टी है, मुर्दा है, कैंसर खत्म हो चुका है। तो इस तरह पेट स्कैन से हमें कंफर्म हो जाता है कि जिस्म के अंदर कोई जगह कैंसर अलाइव है, जिंदा है या नहीं है। सही। तो डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने कहा है कि कैंसर जो है वो शुगर को खाता है, तो पेट स्कैन में शुगर के मरीजों का फिर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उनकी तो पहले ही शुगर 300 से 400 पर होती है। हाँ जी, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये वैलिड क्वेश्चन है कि फिर डायबिटिक पेशेंट भी तो कैंसर के पेशेंट जी जी। देखिए इसके अंदर ना हमें एक बहुत ही सख्त किस्म की प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा या हमारे जिन लोगों ने पेट स्कैन कराया वो आपको बताएंगे कि जब पेट स्कैन का आप टाइम लेते हैं तो आपकी एक हिस्ट्री ली जाती है कि आपको किस किस किस्म की बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर है। इसमें सबसे अहम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि आपको शुगर का मर्ज तो नहीं है। शुगर का इसलिए पूछा जाता है कि जो पेशेंट बताता है कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मुझे डायबिटीज है, तो उससे उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि आप मेडिसिन क्या लेते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज टैबलेट ले रहे होते हैं, इंसुलिन ले रहे होते हैं, तो उनको बताया जाता है कि आपने ये मेडिसिन जिस दिन आपको लगना है, पेट स्कैन होना है, उससे आपने एक दिन पहले लेना बंद कर देनी है। अब किया क्या जाएगा? बिल्कुल बात ठीक है, अगर शुगर लेवल पहले ही हाई होगा तो हम जब एफडीजी इंजेक्ट करेंगे, शुगर इंजेक्ट करेंगे, तो वो होगा क्या कि वो ऑलरेडी चूंकि वो ओवर सैचुरेटेड सेल्स होंगे तो वो इस शुगर को नहीं एब्जॉर्ब करेंगे, तो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आने का खतरा होगा। तो होगा ये कि हम इन पेशेंट्स को एक तो स्ट्रिक्ट जो है ना शुगर कंट्रोल करने का कहा जाता है, जब अपनी शुगर कंट्रोल रखें जिन दिनों में आप वेट कर रहे हैं पेट स्कैन का। और इसके अलावा जब आपने आना है तो आपने आने से एक दिन पहले शुगर की तमाम मेडिसिन बंद कर दी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेटफॉर्मिन देखा होगा कि लिखा जाता है कि अगर ये कोई टैबलेट ले रहे तो बंद कर दे। सही। इंसुलिन इतना प्रॉब्लम नहीं करती जितना प्रॉब्लम मेटफॉर्मिन नामी गोली करती है। क्यों? क्योंकि मेटफॉर्मिन बेसिकली क्या करती है कि जो ग्लूकोज की स्टोरेज हो रही होती है बॉडी में वो नहीं होने देती। सही। तो जब आप शुगर खाएंगे या शुगर वाला कोई इंजेक्शन लगाएंगे तो मेटफॉर्मिन क्या करेगी, आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर आ रही है उसको सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। तो इस सूरत में आपका वो इंजेक्शन जो है वो सेल्स तक पहुंच नहीं पाएगा और आपका पेट स्कैन नहीं हो पाएगा। इसलिए इस तरह की मेडिसिन को बंद करने के लिए कहा जाता है।
और आपको हदायत की जाती है कि अपने 24 आवर्स या 48 आवर्स पहले ये मेडिसिन बंद कर देनी है, और आपको फिर फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखने के लिए कहा जाता है, जिसमें आइडली मिनिमम 6 आवर्स और बेहतर होता है कि 8 घंटे आप कुछ खाएं पिए ना। तो आपका जो टाइम होता है स्कैन का, उससे 8 घंटे पहले आपको कहा जाता है खाना पीना बंद कर दें। फास्टिंग से क्या होगा कि जिस्म की जितनी शुगर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, यूज हो जाएगी, आपका शुगर लेवल डाउन हुआ होगा। जैसे आपने देखा होगा रोजे के दिनों में जब आप इफ्तारी के नजदीक पहुंचते हैं तो आपकी जिस्म का शुगर लेवल कम होता है और आपकी बॉडी बिल्कुल डाउन हुई होती है। यहाँ पर भी ऐसे होता है कि आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, आपकी शुगर जो है वो निचले लेवल पे जा चुकी होती है, उधर से आपने वो मेडिसिन बंद की हुई हैं जो कि शुगर अब्जॉर्ब करने को रोक रही हैं, तो आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। अब जैसे ही हम एफडीजी का यानी ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाएंगे, जिसके अंदर ये रेडियो एक्टिव हमने इंजेक्शन बना के रखा हुआ है, तो वो जो सेल्स आपके कैंसर के हैं वो एग्जॉस्ट हुए हैं, भूखे हुए हैं, उनको शुगर चाहिए, तो वो आपके नॉर्मल सेल की निस्बत ज्यादा उस शुगर को पी जाएंगे। सही। तो बेस्ट क्या होगा कि सबसे ज्यादा शुगर जो है वो कैंसर सेल अब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो भूखा है, एग्जॉस्ट हुआ हुआ है। तो उस वक्त फिर उसको क्या होगा कि हमारा जो है पेट स्कैन है वो बहुत अच्छा होगा, उसके अंदर एक्यूरेट जो है हमारी स्टडी आएगी। तो इसलिए शुगर के पेशेंट के अंदर एक प्रोटोकॉल से गुजार कर उनको करवाया जाता है ताकि फॉल्स नेगेटिव स्टडी जो है वो ना हो। सही सही, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट हो गया शुगर के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें था कि पाकिस्तान में डायबिटीज के जो मरीज हैं वो पूरी दुनिया में से पहले नंबर पर है। इसकी क्या वजह है वैसे? पता नहीं क्या कह सकते हैं। असल में हम जितनी मिठाई खाते हैं शायद बाकी लोग इतनी मिठाई नहीं खाते। शायद हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि स्क्रीन पे जब कुछ चीज़ चमकती है तो वो कैंसर की अलामत होती है, तो क्या हर चीज़ जो स्क्रीन पे चमक रही होती है वो 100% कैंसर होती है? क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा है कि अक्सर ये वाला जो टेस्ट है ये अक्सर डॉक्टर्स को जो है धोखा भी दे देता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक इसका बहुत बड़ा फ्लॉ है, ड्रॉबैक कह सकते हैं, कि ये बेसिकली इसको तो ये नहीं पता कि जो चमक रही चीज वो कैंसर है, ना ही इसको हमने बताया कि आपने कैंसर को ढूंढना है या चमकने वाली चीज को कैंसर कहना है। बेसिकली इसका एक मेथड है कि इसने उस चमक को या फिर उस रेड स्पॉट की जो एक्टिविटी है उसको मेजर करके, उसको SUV कहते हैं, हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो हम इसकी एक्टिविटी निकाल रहे होते हैं। उस एक्टिविटी के मुताबिक उसकी जो वैल्यू आती है वो हमें बताती है कि कितनी हाई है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, जिसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि ये कितना मेटाबॉलिकली एक्टिव है ट्यूमर। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशंस नहीं है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन जो है इसके अंदर के भी जो है ये पेट स्कैन के अंदर ये SUV रेस हो सकता है। अब होता यह है कि हमारे जिस्म में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ करते हैं, तो हमने सबसे पहले उनकी नॉर्मल वैल्यू देखनी होती है SUV वो कितनी है, वो मेजर करते हैं पेशेंट की, और फिर उसको स्टैंडर्ड बना के उसके साथ हम रिपोर्ट को मेजर करके बताते हैं कि ये एरिया ट्यूमर का है, ये इन्फ्लेमेशन का है, ये इन्फेक्शन का है। तो हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, वो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ करता है। उसके बाद हमारा लिवर जो है ये सबसे ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ करता है। तो होता क्या है कि इनकी हम नॉर्मल एक्टिविटी रिपोर्ट में लिखते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड इतनी SUV आई है, मिसाल तो 3 या 4 आ गई। अब हमने पूरी बॉडी के अंदर जहां जहां वो चमक आ रही है उसको मेजर करना, उसकी एक्टिविटी को, और देखना कितनी ज्यादा है। उसमें फिर जो हमारे रिपोर्टिंग डॉक्टर्स हैं, जो कि हमारे न्यूक्लियर फिजिशियंस हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और कैंसर की SUV को इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो SUV है या ये जो वैल्यू आ रही है ये इन्फेक्शन हो सकता है, और उसके अंदर पूरी हिस्ट्री हमारे पास है, उसको कोई पुरानी TB तो नहीं है, उसको कोई और इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, तो फिर उसके अंदर वो जो वैल्यूज हैं वो हमें बता रही होती हैं कि ये कम वैल्यू है तो ये इन्फेक्शन हो सकता है, ये बहुत हाई वैल्यू है तो ये कैंसर हो सकता है। इसके बाद भी जब हम शुरू में फर्स्ट टाइम पेट स्कैन करवाते हैं तो हम सिर्फ पेट स्कैन की बुनियाद पर किसी भी मरीज को लेबल नहीं कर देते कि तुम्हें कैंसर है या तुम्हें स्टेज 4 कैंसर है। जब हम शुरू में पेट स्कैन करवाते हैं तो उसमें नजर आने वाले मशकूक एरियाज को हम बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं कि कैंसर है या कुछ और मसला है। सही। लेकिन जब हम एक दफा कंफर्म कर लेते हैं तो उसके बाद ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जब हम पेट स्कैन करवाते हैं तो फिर हम उसको फर्स्ट पेट स्कैन के साथ कंपेयर करके बताते रहते हैं कि आपका इस एरिया का कैंसर खत्म हो गया, इस एरिया में कम हो गया, इस एरिया में जो है वो वैसे का वैसे पड़ा है। तो इस तरह करके हम इसकी वैल्यूज को इंटरप्रेट करके एहतियात के साथ रिपोर्ट तैयार करते हैं ताकि कोई गलती ना हो।
अच्छा डॉक्टर साहब, जब मरीज़ को बताया जाता है कि उसके जिस्म में जो है वो रेडियो एक्टिव मादा डाला जाएगा, तो मरीज़ जो है वो खुद ही बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है कि मेरे बाल गिरेंगे या कहीं इसी से ही मुझे कोई और कैंसर ना हो जाए। और सबसे बढ़ के अहम वो ये कि टेस्ट के बाद मरीज़ खुद जो है रेडिएशन छोड़ता हुआ एक तरह का बम बन जाता है। तो इस सब में कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें हमने किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी तो नहीं लगाई कि उसके बाल गिर जाएंगे। अच्छा। हम तो टेस्ट के लिए एक रेडिएशन भी नहीं अब कह सकते। ये बेसिकली इसमें हम अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम अलारा एक वर्ड यूज करते हैं, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, कि सही। इतनी की रेडिएशन मिनिमम हो जिससे हम अपना काम भी कर लें, डायग्नोसिस भी कर लें और पेशेंट के लिए नुकसान देना। सही। क्या है, उल्टी तो हमने बात की कि कीमोथेरेपी एजेंट तो नहीं है, ठीक है। और एक लो रेडिएशन यूज होती है तो उसका कोई साइड इफेक्ट क्या आना या उल्टी या बाल गिरना कतई नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि इसमें फ्लोरीन 18 जो कि आइसोटोप एक यूज होता है, तो वाकई जब हम इंजेक्ट करते हैं तो पेशेंट जो है वो रेडिएशन अमिट कर रहा होता है, उसके जिस्म से जो है रेडिएशन या तापकारी जो शुआएं वो निकल रही होती हैं, और वो चल आप इसको कह सकते हैं कि चलता फिरता छोटा सा बॉम्ब है, लेकिन वो फटेगा नहीं, बेफिक्र रहिए। सही। तो ये उसके घर वालों और बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है या नहीं? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा, जो कि रेडिएशन उसमें से निकल रही है तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसमें जो आइसोटोप बनता है उसकी एक लाइफ होती है, और हम उसकी हाफ लाइफ के मुताबिक मेजर करते हैं कि ये कितनी देर में जिस्म से निकल जाएगा या सेफ हो जाएगा कि वो कम्युनिटी में जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सही। अब होता ये कि इसकी हाफ लाइफ जो है वो 110 मिनट है, यानी कि हर 110 मिनट यानी कि 2 घंटे बाद इसकी जो एक्टिविटी वो हाफ रह जाती है। तो जब हम पेशेंट का पेट स्कैन करवा लेते हैं तो उसको हम थोड़ी देर अपने पास वहीं पे स्टे करवाते हैं पेट स्कैन के एरिया में, ताकि उसकी जो फर्स्ट और सेकंड हाफ लाइफ है वहीं पूरी हो जाए और उसकी तकरीबन 50% जो है ना वो उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाए। सही। इसके साथ हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और बार बार वॉशरूम जाना है, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स है या आइसोटोप बना है ये गुर्दों के जरिए, पेशाब के जरिए वॉश आउट हो रहा है। तो जितना पानी पियेंगे उतना जल्दी ये वॉश होता जाएगा सेल से। इसके अलावा हम उनको हदायत कर देते हैं कि आप घर जा रहे हैं, अगर आपके घर में कोई हामला खातून है तो आप कोशिश करें 6 से 8 घंटे उसके पास ना बैठें, बच्चों को आप अपने पास ना आने दें। आप कोई 5-6 घंटे के लिए आपने अलग किसी कमरे में टाइम गुजार लें ताकि छोटे बच्चे और हामला खवातीन आपसे दूर रहें। और तकरीबन कोई ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10-12 घंटे मैक्सिमम लगेगा, जिसके बाद पेशेंट आम लफ्जों में आप कह सकते हैं कि उसके अंदर से कोई भी गैमा रेस या रेडिएशन नहीं निकल रही होगी, क्योंकि वो इतनी कम हो जाती हैं कि वो मेजरेबल नहीं होती और वो कोई नुकसानदेह नहीं होती। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फर्ज करें मरीज आया और उसका इलाज शुरू हो गया। मुल्तान में जैसे आपका क्लिनिक है, कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक, आपके पास जदीद मशीनरी की सहूलत भी मौजूद है, ऑन्कोथर्मिया। अब पेशेंट आया, आपने उसको ऑन्कोथर्मिया के साथ इन दो कीमोथेरेपी भी लगा रहे हैं, ऑन्कोथर्मिया भी लगा रहे हैं। अब 3 महीने बाद कैसे पता चलेगा कि कीमो और ऑन्कोथर्मिया के जरिए कैंसर खत्म हो गया है? क्या इसमें भी पेट स्कैन का कोई रोल है? जी बिल्कुल रोल है पेट स्कैन का। देखिए, हमने पहले बात की कि हम जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे कैंसर सेल्स जो है वो मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। जी जी। हम जब ऑन्कोथर्मिया पेशेंट करते हैं तो बेसिकली ये एक हीट थेरेपी है। जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पर जाके हीट देते हैं तो कैंसर के सेल्स जो है वो टूटना फूटना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर एक खास मैकेनिज्म स्टार्ट होता है जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, इनके प्रोग्राम सेल डेथ। तो ऑन्कोथर्मिया और कीमोथेरेपी जब मिलके कैंसर को खुलियों खत्म कर रहे होते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि उनके अंदर नेक्रोसिस डेवलप होता है। नेक्रोसिस हम कहते हैं कि कैंसर का वो एरिया जो डेड हो गया है। लेकिन जब हम सीटी स्कैन करवाते हैं तो वो हो सकता है कि सीटी स्कैन के जी ये 5 सेंटीमीटर का खुलिया था, अब 4 सेंटीमीटर का रह गया है, लेकिन असल में उसके अंदर वो एपोप्टोसिस हो चुकी है। लेकिन सीटी स्कैन सिर्फ उसके साइज पे बता देगा कि इतने साइज का अभी भी पड़ा है। अब होता क्या, इसमें असल बात ये होती है कि जब हम पेट स्कैन की तरफ जाते हैं तो बेसिकली पहले इस 5 सेंटीमीटर के लीगन के अंदर एक खास चमक होती है जिसको हमने कहा एसयूवी एक्टिविटी हमने मेजर करके पेट स्कैन बताता है कि ये इतनी एसयूवी का एरिया है, इसके अंदर कैंसर है, इसके अंदर कैंसर एक्टिव है। इसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी एवेल्यूशन कहते हैं कि हम उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेक कर रहे होते हैं। जब हम ऑन्कोथर्मिया किया, कीमोथेरेपी लगाई, कैंसर सेल्स को ख़त्म किया तो बेसिकली क्या हुआ कि कैंसर सेल्स अंदर से डेड हो गए, उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई
उनका फंक्शन खत्म हो गया। तो जब पेट स्कैन करेंगे तो जहां उसकी एसयूवी एक्टिविटी 15 आ रही थी वहां अब 0 हो चुकी है। तो पेट स्कैन किएगा कि जिस एरिया में पहले एक चमक आ रही थी, एक चमकदार एरिया था, अब वो डेड है, उसके अंदर वो एक्टिविटी नहीं है, उसने वो एफडीजी को पिया नहीं, उसने उसको जजर नहीं किया, तो अब जो पेट स्कैन है वो मेटाबॉलिकली नॉन एक्टिव है। सही। तो इस तरह वो 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की जो गिल्टी पड़ी है, जिसको सीटी स्कैन कह रहा है कि वो ट्यूमर अभी रह गया है लेकिन 5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर हो गया है, पेट स्कैन कहता है कि साइज कम होने के साथ साथ वो ट्यूमर डेड हो चुका है, मर चुका है। तो इस तरह पेट स्कैन हमें हेल्प आउट करता है कि हमारे अंदर कैंसर सेल अगर गायब नहीं भी हुआ तो उसकी एक्टिविटी से पता चल जाता है कि वो डेड है या जिंदा है। डॉक्टर साहब, पॉडकास्ट के इख्तिताम में आप मरीजों को क्या कहना चाहेंगे जो टेस्टों के नाम और कीमतों से बहुत ज्यादा डरते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कैंसर की सही तशखीस जो है वो आधा इलाज है, क्योंकि अगर आपने कैंसर की तशखीस सही तौर पे नहीं की तो आप हो सकता है कि मुकम्मल इलाज ना करवा सकें या फिर उस गलत तशखीस से गलत इलाज की तरफ चले जाएं। अगर आपका ऑन्कोलॉजिस्ट पेट स्कैन जैसे कोई महंगे टेस्ट की तरफ जा रहा है तो आप इस तरफ घबराएं नहीं, बल्कि उसको ज़रूर करवाएं, क्योंकि इस किस्म के टेस्ट बेसिकली आपके ट्रीटमेंट के अंदर बहुत बड़े डिसीजंस की तरफ आपकी मदद करते हैं। और बाज़ औक़ात यही टेस्ट इस चीज़ के लिए मदद करता है कि आपको मज़ीद कीमो नहीं लगवानी पड़ती या मज़ीद इलाज नहीं कराना पड़ता। तो आज की इस पॉडकास्ट से मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम लोगों को एटलीस्ट ये पता चल गया होगा कि कैंसर के तशख़ीस के अंदर होने वाले टेस्ट अपनी जगह अहमियत रखते हैं। हर टेस्ट अहमियत रखता है और हमें हर टेस्ट को उसकी अहमियत के मुताबिक उसको करवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।